दोस्तों नमस्कार। आप एक बार फिर से उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुके हैं और हम लोग जो इकोनॉमी की इस सीरीज को लेकर आगे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं उसमें आज का हमारा जो चैप्टर यानी कि टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा हमारा आज का बैंकिंग। क्या टॉपिक है? बैंकिंग पर आज हम लोग डिटेल में बातचीत यहाँ पर करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग अपने पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए। देन उसके बाद फिर हम लोग है ना इस टॉपिक पर चर्चा करना शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा बैंकिंग वाला बेसिकली इकोनॉमिक्स में चैप्टर है ना ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब कि जहां पर भी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र पूछा जाता है उन सभी एग्जाम में ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और खासकर अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं या खासकर अगर आप आरबीआई का है ना पेपर टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर आपको यहां से मतलब बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जहां जहां पर भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है उन सभी जगहों पर भी है ना बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी गंभीरता से हमें इस चैप्टर को समझने की जरूरत है। तो आइए फिर हम लोग बात करते हैं है ना बैंकिंग के बारे में। तो ये जो हमारा बैंकिंग चैप्टर है ना ये अपने आप में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये बड़ा चैप्टर है इसीलिए इस चैप्टर को ठीक तरह से समझने के लिए है ना हम पूरे चैप्टर को कई सारे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे ताकि कुछ भी समझने के दौरान स्किप ना हो है ना कुछ भी छूटे ना और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप जो है बैंकिंग से रिलेटेड आप अटेम्प्ट कर पाए है ना। इसी अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज बैंक यानी कि जो बैंक होता है ना ये बैंक क्या होता है इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। यानी कि बैंक क्या है ना इस पर हम लोग बातचीत यहाँ पर करेंगे है ना। देन उसके बाद अगर हम देखें है ना उसके बाद हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि बेसिकली जो बैंक होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं है ना। टाइप्स ऑफ बैंक मतलब कि बैंकों के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं इस पर हम लोग बातचीत है ना यहाँ पर करेंगे। आपने सुना होगा कि बैंक दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक यानी कि अनुसूचित बैंक है ना। एक को बोला जाता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक यानी कि गैर अनुसूचित बैंक। इन दोनों में क्या अंतर होता है यही सारी चीजें हमें यहाँ पर बातचीत करनी है ना। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे व्हाट इज बैंक। भाई टॉपिक ही क्या है बैंकिंग। तो बैंकिंग में पहले समझेंगे बैंक क्या है ना। उसके बाद उसी में हमें समझना है कि बैंकिंग क्या है ना। बैंकिंग का एडवांटेज क्या होता है कैसे बैंकिंग या बैंक काम करता है इस पर हमारी चर्चा होगी। देन उसके बाद बैंक कितने प्रकार के होते हैं है ना इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे क्या कि जो हमारे यहाँ पर है ना बैंकों की जो स्थापना हुई है मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक्स है ना। मतलब कि जो हमारे यहाँ पर है ना इस्टेब्लिशमेंट जो बैंकिंग का रहा है या फिर आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो ना कि आप इसे लिख दीजिए हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है ना। मतलब कि भारत में जो बैंकिंग का इतिहास रहा है ना ये इतिहास क्या कहता है ना इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बैंकिंग का इतिहास क्या कहता है ना ये हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है। अच्छा बैंकिंग के इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में दो चीजें हमें समझनी है ना। दो चीजें हमें ये समझनी है क्या कि एक तो सबसे पहले हमें इस पर यह बात करना है कि स्वतंत्रता के पूर्व जितने भी स्थापित बैंक हैं उनको अलग डिस्कस करेंगे और है ना जितने भी बैंकों की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात हुई है उसको हम लोग अलग डिस्कस करेंगे है ना। बैंक्स बैंक्स बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित बैंक। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक्स आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के पश्चात जो बैंक हैं है ना उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे है ना। तो बैंकिंग की हिस्ट्री क्या रही है भारत में आखिर कब से बैंकिंग का इतिहास शुरू हुआ है ना कब से भारत में बैंक बन रहे हैं इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि कुछ बैंक ऐसे होंगे जो बहुत पुराने होंगे है ना और उन बैंकों की स्थापना इंडिपेंडेंस के पहले हुई होगी है ना। और कुछ बैंक ऐसे होंगे जो अभी आप देख रहे हैं नए नए बैंक भी आ रहे हैं सामने है ना। तो जो नए बैंक सामने आ रहे हैं इनकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई है।
तो यही सारी चीजें हमें यहाँ समझना है। और फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे, है ना, आरबीआई के बारे में। है ना, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, जो हमारे यहाँ पर बैंकों में सुप्रीम है, जो सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठा है ना, उस बैंक को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आरबीआई। है ना, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है ना, आरबीआई बैंकर्स का बैंक है ना। तो ये जो सारी चीजें आरबीआई के बारे में, इन पर हम लोग काफी विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि आरबीआई जो अपने यहाँ पर, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी जो जारी करती है ना, जो मौद्रिक नीति जारी करती है आरबीआई, है ना, ये मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या है ना, इस पर हम लोगों को बातचीत करना है। तो ये जो बैंक, है ना, मतलब ये जो बैंकिंग हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, ये काफी ठीक ठाक बड़ा चैप्टर है ना। कैसे? देखिए, आप सबसे पहले क्या समझने वाले हैं भाई? पहले तो बैंक के बारे में, है ना, थोड़ा कुछ आप बताएंगे, कुछ मैं बताऊंगा, हम दोनों मिलकर, है ना, बैंक को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैंक है क्या, है ना। फिर उसके बाद, है ना, टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना। देन उसके बाद हिस्ट्री क्या रही है बैंकिंग की हमारे भारत में, है ना, कौन सा बैंक कब स्थापित हुआ है, इन सभी को थोड़ा थोड़ा करके तो डिस्कस करेंगे, है ना। देन उसके बाद फिर आरबीआई के बारे में काफी विस्तार से चर्चा होगी, और देन उसके बाद फिर मॉनेटरी पॉलिसी पर बातचीत होगी, है ना। सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पूरे टॉपिक में, है ना, वो सबसे ज्यादा आते हैं यहां और यहां से, है ना। आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी पर प्रश्न ज्यादा बनते हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो सवाल है वो यहां से भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैं केवल इतना बस पढ़ा के आगे बढ़ जाऊं, तो आप उसमें भी सहमत नहीं होंगे, और कैसी बातें कर रहा, फिर लिखा का कोई इतना सारा, है ना। आप तो सीधे लिख देते हेडिंग आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी, बात खत्म, है ना। तो जो भी इक्का दुक्का बनते हैं हम उसे भी समझेंगे, और जो ज्यादा क्वेश्चन वाला, है ना, पार्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे अंत में, है ना, एक चीज हमें डिस्कस करना है, वो है बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना। बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं बैंकिंग के संबंधित, है ना, इन शब्दावलियों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि, है ना, आपने सुना होगा, है ना, चेक के बारे में। तो अब ये चेक क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने दिनों में, है ना, क्लियरेंस होना चाहिए उसका। उसी तरह आपने डीडी का नाम सुना होगा, डिमांड ड्राफ्ट जिसको कहा जाता है ना। तो ये जो बैंकिंग से संबंधित कुछ टर्म्स होते हैं, है ना, कुछ जो बेसिक शब्दावलियां होती हैं, है ना, उन बेसिक शब्दावलियों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इतनी चीजें हमें इस बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ना है। और जैसा मैंने कहा, आपको फोकस किधर करना है? आपको फोकस करना है यहाँ पर, है ना, एक आरबीआई को समझने पर, और दूसरा क्या, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति, है ना, इसी में आप पढ़ेंगे कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, पीएलआर क्या होता है, बेस रेट क्या होता है। ये सारी चीजें जो पूछी जाती हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए हाँ कि ना। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, उसकी एक आउटलाइन जो मैंने आपके सामने समझाई, ये आउटलाइन सबको क्लियर है कि नहीं है ना। तो जल्दी से इस आउटलाइन को आप बनाइए, और फिर उसके बाद हेडिंग बना दीजिएगा, व्हाट इज बैंक, यानी बैंक क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बैंक क्या है। बन गो हेडिंग। हाँ, छोटा सा तो शब्द है बैंक, जल्दी हेडिंग बन भी गई होगी। चलिए हेडिंग बनाइएगा, बैंक। बैंक, हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हेडिंग जो बनाया हमने, वो हेडिंग क्या बनाया अपन ने? बैंक।
चलिए अब अपन समझते हैं इस टॉपिक में सबसे पहले कि बैंक का एक्चुअली मतलब होता क्या है। क्योंकि हमने जो आउटलाइन बनाया है ना, इसी आउटलाइन के हिसाब से हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। और आउटलाइन आप देख ही रहे हैं कि जितने भी बड़े टॉपिक्स हैं, है ना, जितने भी बड़े चैप्टर्स हैं, उनमें मैं पहले ही बनवा देता हूं ताकि कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हमें हिट करते हुए आगे की तरफ, है ना, बढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंक के बारे में। तो देखिए, जब कभी भी हम बैंक को परिभाषित करते हैं ना, या बैंक की डेफिनेशन अगर देखा जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि जो बैंक होते हैं वो एक तरीके का, है ना, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है। कैसा इंस्टीट्यूट होता है? बैंक जो होते हैं एक तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, यानी एक तरह के ये वित्तीय संस्थान होते हैं। और वित्तीय संस्थान का मतलब क्या होता है कि जहां पर वित्त यानी कि पैसे का लेन देन किया जाता है। किसका लेन देन होता है ना, जहां पर पैसे से संबंधित लेन देन किया जाता है। तो ये जो बैंक है वो एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है। और ये ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है ना, वे, है ना, जहां पर होता क्या है कि कस्टमर यानी कि जो ग्राहक है ना, जो, है ना, कस्टमर यानी कि ग्राहक है, ये कस्टमर यानी कि जो ग्राहक है वो क्या करता है, करेंसी यानी कि मनी वगैरह को ये डिपॉजिट कर सकता है। यानी कि जहां पर पैसे को वो क्या करेगा, वो जमा कर सकता है, यानी कि जिसको वो डिपॉजिट कर सकता है। और बदले में, है ना, बदले में जब हम देखें तो जब उस कस्टमर को, है ना, लोन्स वगैरह का एडवांटेज मिलने लगे, या उसे बैंक के द्वारा सर्विसेज जब दी जाती हैं, तो इसी इंस्टीट्यूट को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। यानी कि बैंक का मतलब क्या है, तो बैंक एक तरह का वित्तीय संस्थान यानी एक तरह का ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है ना, जहां पर कस्टमर यानी कि ग्राहक क्या करता है कि जहां पर अपना मनी यानी कि पैसा वगैरह ले जाकर क्या करता है, जमा करता है ना। और जमा करने के बाद, है ना, बैंक उसे क्या करता है, लोन्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी कि ये ऐसा वित्तीय संस्थान है जो अपने कस्टमर को ऋण यानी कि लोन भी देता है, और साथ ही साथ ये बहुत सारी सर्विसेज यानी कि ये, है ना, सेवाएं प्रदान करता है। इसी तरह के इंस्टीट्यूट यानी इसी तरह के संस्थान को ही क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है बैंक। यानी कि ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर क्या होता है कि आप जो पे करते हैं उसके बदले में आपको सर्विसेज मिलती हैं, उसके बदले में आपको सेवाएं दी जाती हैं। लेकिन बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है, यानी बैंक एक ऐसा संस्थान होता है जहां पर कस्टमर क्या करता है, अपने, है ना, जो मनी है, अपना जो पैसा है उसको वो जमा करेगा, और बदले में बैंक की तरफ से उसे क्या मिलता है, लोन भी मिलता है ना, प्लस उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट यानी कि उसे ब्याज भी मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जब उसको सर्विसेज यानी कि सेवाएं वगैरह, है ना, जो संस्थान प्रदान करता है, उसी इंस्टीट्यूट को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, उसी को बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग बैंक के नाम से उसे हम जानते हैं। अब ये जो बैंक होता है ना, बैंक के अंतर्गत अगर आप देखें तो बैंक केवल और केवल लोन्स देने का काम नहीं करता है ना, बैंक केवल इंटरेस्ट या फिर सर्विसेज देने का काम नहीं करता है, बल्कि बैंक कई तरीके से काम करता है ना, कई तरीके से। कैसे कि जैसे अगर आप चाहें तो बैंक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है ना, जहां पर आप चाहें तो अपना गोल्ड यानी कि सोना वगैरह भी आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैंक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है ना, जहां पर आप अगर सोचें तो जहां से आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना, जहां से आप विदेशी मुद्रा, है ना, जो है उसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सारे काम करने के लिए, है ना, जो संस्थान यानी जो इंस्टीट्यूट जिम्मेदार होता है, उसे इंस्टीट्यूट या संस्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बैंक कहते हैं। यानी कि बैंक की डेफिनेशन या परिभाषा सिंपल सी क्या है कि बैंक एक तरह का इंस्टीट्यूट है ना, एक तरह का क्या है, ये संस्थान है। और इंस्टीट्यूट या संस्थान का मतलब क्या होता है कि लोगों का ऐसा समूह, है ना, ग्रुप ऑफ द पीपल, ऐसे लोग जो कि वित्तीय संबंधित मामलों की देखरेख करते हैं, जो फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करते हैं, है ना, उन्हीं लोगों के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो बैंक एक तरह का इंस्टीट्यूट यानी संस्थान है, जहां आप देख रहे हैं कस्टमर यानी ग्राहक पैसा जमा कर रहा है,
और बदले में उसे क्या है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने को मिल रही है ना, बदले में उसे गोल्ड रखने को मिल रहा है ना, साथ ही साथ लोन्स वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, सर्विसेज वगैरह, है ना, ये सारी सुविधाएं, है ना, जो संस्था अपने ग्राहक को प्रदान करती है, उसी संस्था या उसी इंस्टीट्यूट को ही क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, है ना, उसी को हम लोग बैंक कहते हैं, है ना। अब आखिर ये जो बैंक है ये क्यों जरूरी होता है ना, इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, है ना। अगर मैं बात करूं कि वाई बैंक्स, है ना, मतलब कि जो बैंक हैं, है ना, आखिर ये बैंक्स क्यों जरूरी होते हैं, इसको आप समझिए, है ना। इसको अगर हम समझें तो उदाहरण के तौर पर मान लिया कि यहाँ पर क्या है, सेंटर में बीचों बीच मैंने यहाँ पर एक बना दिया बैंक। क्या बनाया है मैंने, यहाँ पर बैंक बना दिया, है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति यहाँ पर रहता है। कौन रहता है ना, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो रहता है ना, और एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर रहता है। एक व्यक्ति उधर है, एक व्यक्ति जो है इधर है ना। अब जो व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है, इस व्यक्ति का नाम क्या है, इसका नाम है मान लीजिए लल्लू। कौन है ये, लल्लू, है ना। और दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बल्लू। आज बल्लू आए नहीं है शायद, है ना। तो ये जो लल्लू और बल्लू हैं, ये दो व्यक्ति हैं। अब लल्लू के पास क्या है कि लल्लू के पास पैसा क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या है, इसके पास जो करेंसी है, मतलब कि जो इसके पास संसाधन है, मतलब कि जो इसके पास रिसोर्सेस हैं, है ना, ये रिसोर्सेस इसके पास क्या है, ज्यादा, है ना। अब ये संसाधन किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो व्यक्ति के पास या तो मनी यानी कि पैसा ज्यादा है हाँ कि ना बताइए, है ना, या तो उसके पास क्या हो सकता है, गोल्ड हो सकता है ना, उसके पास सोना बहुत ज्यादा है ना। और इसी तरह से अगर हम देखें तो दूसरी तरफ जो बेचारा बल्लू है ना, इसकी अगर बात की जाए तो इसके पास रिसोर्सेस यानी कि जो संसाधन है वो क्या है, बहुत कम है ना। अब रिसोर्सेस में चाहे आप मनी की बात कर लीजिए, है ना, या फिर हम किसकी बात कर लें, गोल्ड की बात कर लें, ये दोनों चीजें जो हैं, ये लल्लू के कंपैरिजन में बल्लू के पास क्या है, थोड़ी सी ये कम है। अरे बोलिए हाँ कि ना। अब ये कम है कि नहीं है। तो बैंक की जरूरत क्यों पड़ती है कि जिसके पास ज्यादा है ना, उससे उन चीजों को अपने पास रखकर उसे सिक्योरिटी देना, है ना। अब अगर लल्लू के पास बताइए बहुत ज्यादा पैसा है ना, या फिर बहुत ज्यादा उसके घर में सोना यानी कि गोल्ड है, तो ऐसी स्थिति में उसका जीवन सुरक्षित नहीं है ना। लल्लू का जीवन कैसा है, खतरे में है। कोई भी व्यक्ति उसके घर पर अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, सोना है ना चोरी कर सकता है, या पैसों की चोरी हो सकती है ना। और वो भी दो चार लोगों को ये भी पता है कि जो लल्लू है वो पैसे पर ही सोता है। कहाँ सोता है, पैसे पर सोता है, पता चला गद्दा सहित ले गए उसको, है ना। तो ऐसी स्थिति में जिसके पास रिसोर्सेस ज्यादा हैं, है ना, उनको बैंक क्या प्रोवाइड करता है, उनको प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, है ना, उनको ये प्रदान करता है सुरक्षा। तो लोगों को सुरक्षा देने के लिए बैंक की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि बिना सिक्योरिटी या सुरक्षा के, है ना, कोई भी व्यक्ति, है ना, लंबे समय तक इतना पैसा या सोना तो अपने पास नहीं रख सकता है। ये आप भी समझते हैं, है ना। दूसरी तरफ क्या है कि दूसरा व्यक्ति कौन है, बल्लू। अब जो दूसरा व्यक्ति है बल्लू, इस बल्लू की अगर हम बात करें तो उसके पास ना ही पैसा है और ना ही क्या है, सोना है। तो ऐसी स्थिति में अब इसे उधार कौन देगा, है ना। तो इसकी मदद करने के लिए भी क्या होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था, है ना। या तो व्यक्ति आपस में ही आदान प्रदान कर ले, लेकिन आपस में आदान प्रदान सुरक्षित नहीं होता है ना। अगर मान लीजिए कि एक महीने भी लेट हुआ तो हाथापाई की नौबत भी उतर सकती है ना। व्यक्ति एक दूसरे पर प्रहार भी कर सकता है, हमला भी हो सकता है, और उस हमले में व्यक्ति जख्मी भी हो सकता है, और पता चला ऐसा जख्मी हुआ कि बस जख्म अब भरे ही नहीं, है ना, वो व्यक्ति निकल ही लिया। तो ऐसी स्थिति में बताइए, इसके लिए भी जरूरी है कि नहीं कि ऐसी जगह से वो पैसा ले जहां से उसे दूसरों की तुलना में सर्विसेज ज्यादा बेहतर मिल पाए, और साथ ही साथ उसके जीवन की सुरक्षा भी हो। तब जाकर क्या हुआ कि ये जो बल्लू है, अब इसे बैंक से क्या मिलता है, तो इसे मिलती है सर्विसेज, है ना। आप देखिए
कि लल्लू को बैंक क्या दे रहा है? सिक्योरिटी, सुरक्षा, है ना। और दूसरी तरफ बैंक बल्लू को क्या दे रहा है? ये दे रहा है सर्विसेज यानी कि सेवा। अरे हाँ कि ना? भाई इसको जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास बहुत है। तो इसको क्या चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो या ऐसी जगह हो जहां मैं पैसा भी रख सकूं और मैं सुरक्षित भी महसूस करूं, और पैसा रखने के बदले इंटरेस्ट भी मिल जाए। रखने का पैसा मिल रहा है क्या? और दूसरी तरफ एक व्यक्ति वो है जो ये चाह रहा है कि बस यार कहीं से पैसा मिल जाए, बस ऐसी जगह से पैसा मिले कि जो अपन को ना पैसे के लिए बहुत फोर्स ना करे, क्योंकि यहां अगर आप टाइम पर नहीं दे दोगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन व्यक्ति को टाइम पर नहीं लौटाओगे तो वो इंटरेस्ट तो बढ़ेगा, वो तो ठीक ही है ना। वो कूटने कुटाने पर आ सकता है ना, ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसे क्या चाहिए? सर्विसेज चाहिए कहीं से। तो जब यहां पर मीडिएटर का रोल कौन अदा कर रहा है बताइए? बैंक। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो एक व्यक्ति को सिक्योरिटी तो दूसरे को क्या करता है? सर्विसेज देता है। अच्छा, सिक्योरिटी जब देगा तो सिक्योरिटी भी दे रहा है और साथ ही साथ आप देखोगे कि ये इंटरेस्ट भी दे रहा है। ये क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। लेकिन जब ये पैसा रखेगा अपने पास तो स्वाभाविक सी बात है कि इंटरेस्ट थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। इंटरेस्ट क्या होगा? थोड़ा सा ये कम। कि भाई देखो पैसा बचा के रखें ये कम बात है क्या? आपका पैसा बचा रहे हैं, है ना, और आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब कुछ तो दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने बोल दिया नहीं नहीं इंटरेस्ट तो हम देंगे ही नहीं। अगर इंटरेस्ट नहीं देंगे तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा व्यक्ति पलट जाएगा, वो बोलेगा हमें आपके बैंक में पैसा जमा करना नहीं है ना। तो एक तरफ सिक्योरिटी भी दे रहा है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट भी दे रहा है, भले ही कम दे रहा है लेकिन दे तो रहा है। घर से ज्यादा सुरक्षित उसका पैसा और सोना दोनों बैंक में है। अरे बोलिए हाँ कि ना। और दूसरी तरफ जब इसको सर्विसेज देता है बैंक अपने कस्टमर्स को, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट होता है ये बैंक क्या करते हैं? ज्यादा लेते हैं। बैंक इंटरेस्ट क्या होगा? ज्यादा लेगा, है ना। भाई दूसरों को इंटरेस्ट कम देगा, लेकिन दूसरों से इंटरेस्ट क्या है? ज्यादा लेगा। और ज्यादा क्यों लेगा? क्योंकि ज्यादा लेगा, जो उसके पास वही जो रिमेनिंग सेविंग बचेगी उसी से तो वो बैंक चलेगा। भाई एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे देंगे? इतने कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को सैलरी कैसे दी जाएगी? और बैंक में जो इतने टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो कैसे हो पाएंगी? वो उस वही से तो होंगी ना। इसीलिए बैंक जरूरी है। बैंक मीडिएटर का काम करता है, जो एक व्यक्ति को सिक्योरिटी तो दूसरे को सर्विस देता है। और इसी तरह से सोचिए कि जैसे लल्लू बल्लू हैं ऐसे झल्लू भी है। है ना। अब इसे किसी काम के लिए जरूरत थी, झल्लू के पास समस्या ये थी कि उसको घर बनवाना है, तो भैया होम लोन। बमचिक लाल है, उसको गाड़ी चाहिए, कार लोन। ये जो सारी सुविधाएं हैं, ये जो सारी फैसिलिटीज और सर्विसेज हैं, ये देता कौन है? ये बैंक देता है। तो बैंक क्यों जरूरी है आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले आप मुझे बताइए बैंक क्या है, ये आप समझ पाए कि नहीं समझे? है ना। बैंक क्या है? बैंक एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ना, वित्तीय संस्थान है, जहां पर क्या होता है? कस्टमर यानी जो ग्राहक है वो अपना पैसा क्या करता है? जमा करता है। पैसा क्या करता है? जमा करता है। और बदले में बैंक उसे क्या प्रदान करता है? ये सर्विसेज, ये सेवाएं देता है ना। और बदले में ये जो सर्विसेज यानी कि सेवाएं मिल रही हैं ग्राहक को, ये सर्विसेज या सेवाएं क्या हैं? कि भाई फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर सकता है व्यक्ति, है ना, कहीं बाहर से कमा के लाया यहाँ आके बदल लिया, है ना। दूसरा गोल्ड, है ना। फिर उसके बाद लोन्स, इंटरेस्ट, सर्विसेज। तो इतनी जो चीजें हैं ये सारी चीजें हमें, है ना, जो भी इंस्टीट्यूट देता है उसी को हम लोग बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बैंक। अब बैंक क्यों जरूरी है? तो आपने बोला कि एक के जीवन को सुरक्षित करने और दूसरे को सर्विस देने के लिए ये जरूरी है। अगर ये सुरक्षित नहीं होगा तो ये भी मरेगा, और उसकी नीड कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो वो भी मरेगा।
और इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? बैंक। एक से पैसा ले रही है, दूसरे को दे रही है। इसी तरीके से ये जो काम है ये बैंक यहां पर करता है। अरे बोलिए हाँ कि ना? अरे बोलिए हाँ कि ना? है ना? अब उसके बाद अगर हम देखें, तो जब हम उसके बाद देखते हैं तो अब हमें यह समझना है कि ये जो बैंक होते हैं, क्या होते हैं? बैंक। है ना? ये जो बैंक होते हैं, ये बैंक कितने टाइप के यानी कितने प्रकार के बैंक होते हैं, तो हम यहां डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। यानी कि बैंक के प्रकार। बैंक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक। और बैंक के जनरली अगर हम देखें तो कितने टाइप होते हैं, तो इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के बैंक होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स, है ना? और जो ये दो टाइप के होते हैं, इसमें हम लोग एक को लिखते हैं शेड्यूल्ड बैंक, एक को लिखा जाता है शेड्यूल्ड बैंक, और एक को लिखा जाता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। एक को हम लोग लिखते हैं शेड्यूल्ड बैंक, एक को क्या लिखा जाता है? नॉन शेड्यूल्ड बैंक। है ना? हिंदी में अगर बोला जाए तो एक को हम लिखते हैं अनुसूचित बैंक, एक को हम लिखते हैं अनुसूचित बैंक, और जो दूसरा होता है उसको लिखा जाता है गैर अनुसूचित बैंक। कितने टाइप के बैंक हो गए बताइए? दो टाइप के। एक कौन सा? शेड्यूल्ड बैंक, और दूसरा कौन सा हो गया? नॉन शेड्यूल्ड बैंक। है ना? अब समझिए दोनों में अंतर क्या है। ऐसे बैंक, ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट, आरबीआई अधिनियम 1934 के सेक्शन 2 यानी धारा 2 में जो मेंशन है, ऐसे बैंक, है ना, जो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2 में जिन्हें मेंशन किया गया है, जो सेक्शन 2 में लिखे गए हैं, उन बैंक को हम क्या कहते हैं? सेक्शन 2। उन बैंक को हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक। यानी कि देखिए, बैंक इतने सारे हैं हमारे यहां पर कि उनको डिवाइड करके समझना पड़ा कि भाई हम किनको शेड्यूल्ड बोलें और किनको हम नॉन शेड्यूल्ड बोलें। तो आपको पता होगा कि हमारे यहां पर जो बैंकिंग प्रक्रिया है ना, इसको चलाने के लिए क्या है? एक कानून बनाया गया था 1934 में, जिसको हम लोग कहते हैं आरबीआई अधिनियम। हमारे यहाँ पर बैंक कैसे काम करेंगे, है ना? आप भी जानते हो बैंक भी रूल्स एंड रेगुलेशन पर काम करते हैं। ऐसे थोड़ी कि अपने मन मर्जी से बैंक चल रहे हैं। मन मर्जी से चलता तो कस्टमर ठीक रहते, खुश रहते, है ना? यहाँ देखो सुबह 10 बजे चलेगा और 4 बजे आता है तो शटर क्लोज, और 4 बजे के बाद जैसे ही आप जाओगे, भैया ऑफिस काम, ओनली स्टाफ अलाउड, और बंद। और बैठे रहेंगे 6-7 बजे तक भाई वो। कुछ तो बैंक खुले रहेंगे, काम चलता रहेगा उनका, लेकिन आपको नहीं जाने देंगे। तो वो भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन पर काम करते हैं। रूल्स क्या है कि अगर बैंक में काम ज्यादा है तो आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम रुककर काम करना पड़े तो रुकना पड़ेगा। पहले की तुलना में बैंकिंग की नौकरी अब थोड़ी कठिन हो गई है। और कोई भी डिपार्टमेंट हो, जितना बड़ा पद उतना ही काम, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना छोटा पद होगा, जिम्मेदारियां उतनी कम होंगी, छुट्टी जल्दी मिलेगी, लेकिन सैलरी भी कम मिलेगी। और जितना बड़ा पद, जिम्मेदारी ज्यादा, सैलरी भी ज्यादा। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो क्लैरिकल वगैरह में काम कर रहे जो लोग हैं, उन्हें टाइम पर छुट्टी मिल जाती है। लेकिन जो ऑफिसर रैंक के लोग बैंक में काम करते हैं, वो 7-7, 8-8 बजे तक काम करते हैं। 10-10 बजे तक काम करना पड़ता है क्लोजिंग वगैरह के समय। तो आए हैं 10 बजे, जा रहा हो 10 बजे। ऐसे भी काम होते हैं अब। टास्क बढ़ रहा है ना, क्योंकि पहले लोगों के पास अकाउंट्स कम थे, और आजकल क्या है, छोटी छोटी बातों लोगों, एक तो क्या सबके पास अकाउंट है लगभग,
और छोटी बात पर भी बैंक पहुंच जाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया बैंक, अच्छा जो एजुकेटेड पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तो ऑनलाइन भी कर रहा है काम, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अभी भी उसको बहुत ऑनलाइन पर ट्रस्ट नहीं है। वो कुछ भी होगा, पैसा जमा करना होगा, निकालना होगा, वो सीधे बैंक पहुंचेगा और जाके सबसे पहले पासबुक रखे वो कैशियर के केबिन में। अब वो प्यार से बोले, साहब पेंशनवा आया क्या? अब उसने बोला चेक करके नहीं आया। फिर पहुंचा 2 दिन बाद, साहब आ गया, नहीं आया। अच्छा, आधा पैसा ट्रांसफर करने के लिए परेशान करते रहते हैं, जबकि वो बोल रहा होता है ऑनलाइन कर लो भाई, बहुत सारे काम है, बाहर हैं, किसी को भी देके पैसा भिजवा लो। और कुछ जो ढीठ होते हैं वो तुरंत बोल देते हैं आप क्या कर रहे हैं। कुछ जो ऑनलाइन प्रोसेस को समझते हैं वो तो देखिए तुरंत ठीक है कि ठीक है भैया कर लेंगे। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ब्रांच से ही होती हैं। जैसे अगर आपको खाता आपका कहीं और का है और आपको यहां पर अचानक कोई जरूरत पड़ रही है, उसमें कुछ अपडेट कराने का अगर है, तो ये काम जनरली होम ब्रांच में करते हैं जहां आपका खाता है। अब ये कस्टमर्स को परेशान करने का एक तरीका है, लेकिन जबकि नियम ये है कि आप किसी भी ब्रांच से आप खाता ट्रांसफर करवा सकते हो, किसी भी ब्रांच से। जिस ब्रांच में आप ट्रांसफर करा रहे हो वो ब्रांच लिख के देगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, लिख के वही देंगे आपके होम ब्रांच में। और जितना ज्यादा आपकी बैंक सुनेगा उससे ज्यादा अपनी ब्रांच की सुनेगा ना। और जब उनका ब्रांच खुद लेने को तैयार है आपका अकाउंट, तो वो तुरंत दे देते हैं, जबकि नचाते बहुत हैं। आधार कार्ड लाए? नहीं लाए था, कल लेके आना। आधार कार्ड लेके गया। पैन कार्ड लाए? नहीं लाया था, सब ले गया। ये जो अपने पासपोर्ट साइज फोटो लाई, इसमें आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, कल आइए। ये सारी चीजें होती है। तो जितना भी बैंकिंग सिस्टम है हमारे यहाँ पर, जो भी बैंक है ना, ये कैसे काम करेंगे इसके लिए एक नियम बना, एक कानून बना, जिसे हम आरबीआई एक्ट 1934 कहते हैं। और कानून है तो धाराएं होंगी उसमें। तो ऐसा कानून, ऐसा आरबीआई एक्ट 1934 है ना, जिसके सेक्शन 2 में जो भी बैंक रजिस्टर्ड अगर हैं, मेंशन हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड बैंक। ऐसे बैंक जिन्हें आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2 में लिखा गया है, वो क्या कहलाते हैं? शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। और इनकी एक खास बात यह होती है कि इनका जो कैपिटल होता है, इनका कैपिटल मिनिमम 5 लाख होता है। कितना होता है? 5 लाख, है ना। जो बैंक कम से कम कैपिटल कितना रखते हैं? 5 लाख, और रिजर्व भी उतना ही, पूंजी भी और उतना बचा के रखना पड़ेगा, 5 लाख। जिनके पास कैपिटल है या रिजर्व है उनको हम क्या बोलेंगे? शेड्यूल्ड बैंक। उन्हें हम अनुसूचित बैंक कहेंगे। और ये ऐसे बैंक होते हैं, है ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो आरबीआई से लोन ये आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, है ना। इन बैंकों को क्या कहा जाता है? इनको हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक। क्या बोलते हैं इनको? इन्हें शेड्यूल्ड यानी कि अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो बताइए बैंक कितने टाइप के होते हैं? 2, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, है ना। अच्छा, शेड्यूल्ड बैंक किसको बोलेंगे? जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की किस धारा में? 2, है ना, जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2 में रजिस्टर्ड हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? शेड्यूल्ड बैंक। अब बताओ, जितने भी कानून है, कानून में क्या होता है? धाराएं। संविधान में क्या होते हैं? अनुच्छेद। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या होते हैं? आर्टिकल्स ना। और सबसे ज्यादा आर्टिकल दुनिया के किस कॉन्स्टिट्यूशन में? अपने 395। 395 अनुच्छेद हैं, और उन्हीं अनुच्छेदों में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं जिनको बढ़ा के 470 के ऊपर निकल गए हैं लगभग। आर्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में आर्टिकल्स होते हैं, और कानूनों में क्या होता है? धाराएं होती हैं, उसमें सेक्शंस होती हैं। अमेरिका के संविधान में केवल 6 अनुच्छेद हैं, और आर्टिकल के बेसिस पर वो दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। जबकि यूरोप में एक देश पड़ता है मोनाको,
ये इटली के बगल में है। और मोनाको का संविधान शब्दों के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। केवल 3814 शब्द हैं पूरे संविधान में, 3814 शब्द हैं पूरे के पूरे संविधान में। तो जैसे संविधान में अनुच्छेद होते हैं वैसे ही जो धाराएं होती हैं वो कानूनों में होती हैं। तो जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 है, जितने बैंकों का नाम उसमें लिखा है वो शेड्यूल्ड है, और जितनों का नाम नहीं लिखा है वो नॉन शेड्यूल्ड है। और ऐसे बैंक जिनकी पूंजी कितनी है 5 लाख, और रिजर्व भी क्या 5 लाख, भाई जितनी पूंजी उतना रिजर्व आपको रखना पड़ेगा 5 लाख मेंटेन करके। अगर इतनी क्षमता है तो आइए फिर आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2 में आपको हम शेड्यूल्ड बैंक बनाएंगे। और ये ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें आरबीआई से लोन भी बहुत ही आसानी से क्या होता है, मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त बैंक हैं ये, और जो चीजें मान्यता प्राप्त होती हैं उनको सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं, और जो मान्यता प्राप्त नहीं है उनमें रिस्क ज्यादा होता है ना। अरे रिस्क ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब दूसरी तरफ अगर मैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक की बात करूं, तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक का मतलब होता है कि ये रजिस्टर्ड नहीं होते, नॉट रजिस्टर्ड। और कहां रजिस्टर्ड नहीं होंगे? तो इन आरबीआई एक्ट 1934 और सेक्शन 2। तो जो सेक्शन 2 में है ना रजिस्टर्ड नहीं है आरबीआई एक्ट 1934 के, है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें बोला जाता है क्या? नॉन शेड्यूल्ड बैंक। इन्हें हम गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। और दूसरा क्या है कि इनके लिए कोई भी कैपिटल फिक्स नहीं है। इनके लिए कोई भी कैपिटल जो है वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। कैपिटल फिक्स ही नहीं है कि आपको इतनी पूंजी रखना है, कोई मापदंड निर्धारित नहीं है इनके लिए। और अगला अगर देखें तो जब कोई कैपिटल फिक्स नहीं है, जब आरबीआई एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या आरबीआई से इतनी आसानी से लोन मिल जाएगा? इनको नहीं मिलेगा। और इसीलिए कहते हैं कि आरबीआई और इनके बीच में जो लोन प्रोसेस होता है ना, ये नहीं होता है। ये केवल और केवल एक ही केस में लोन ले सकते हैं, और वो होता है इमरजेंसी, यानी आपातकाल। ये बैंक ऐसे होते हैं जब चाहे तब लोन ले ले आरबीआई से। ये जब चाहें तब ये लोन ले लें। किससे? आरबीआई से। बैंक बोल दें कि हमारा संतुलन बिगड़ गया हो क्या, जितना हमें मिनिमम मेंटेन करना चाहिए वो थोड़ा सा बिगड़ रहा हो, थोड़ी मदद करो। तो जब आरबीआई चाहे तब इनकी मदद कर देगा कि हाँ भैया तो अपना ही आदमी है क्या, ये ले पैसा। लेकिन दूसरी तरफ क्या, उन्होंने भी कहा हम डूब रहे हैं, आरबीआई का डूब जाओ। जब आए थे तो मुझसे पूछा था रजिस्टर्ड हो क्या? नहीं है। तो जब रजिस्टर्ड नहीं है ऐसे में लोन वगैरह कम मिलता है। इमरजेंसी कुछ आ गई कि हाँ भैया चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आरबीआई इस केस में लोन वो दे सकता है। अच्छा, एक चीज और भी है क्या? एक चीज ये है कि ये जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं इन पर जो जनता है इसका विश्वास अधिक होता है। जनता का विश्वास अधिक होता है क्योंकि उनके ट्रांजैक्शन लेन देन में जोखिम कम होता है ना, रिस्क कम है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड है। एक बात तो रजिस्टर्ड है, ये कैपिटल वगैरह मेंटेन करते हैं, आरबीआई से भी ठीक ठाक इनके संबंध हैं, इसलिए लोगों को रिस्क कम लगता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो जो जनता है उसका विश्वास क्या होगा? जनता का विश्वास कम होगा या ज्यादा? तो यहां पर कम होगा। ये दोनों बैंकों में क्या है, कुछ बेसिक डिफरेंस है, कुछ बेसिक अंतर है। तो जब हम यहां पर समझ रहे हैं बैंकिंग के बारे में, तो बैंकिंग में सबसे पहले हमने क्या समझा? बैंक। अच्छा, बैंक समझ गए क्या? बैंक क्या है और बैंक क्यों जरूरी है, और तीसरा बैंक के प्रकार। बैंक क्या है समझ गए क्या? अरे बोलो। बैंक कैसा इंस्टीट्यूट है? फाइनेंशियल। काम क्या करता है? लोगों का पैसा जमा करता है और बदले में उन्हें सुविधाएं देता है। सुविधाएं बहुत सारी हो सकती हैं। अरे हाँ कि ना? बैंक क्यों जरूरी है समझ गए? एक को सिक्योरिटी देने, दूसरे को सर्विस देने के लिए ये जरूरी होता है। बैंक कितने टाइप के होते हैं? दो, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड।
शेड्यूल्ड बैंक कौन होते हैं? जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में रजिस्टर्ड हैं। जो नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड है, जिन्हें कैपिटल मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है ना, शेड्यूल्ड। जिनके ऊपर कोई भी जो है बाउंडेशन नहीं है, नॉन शेड्यूल्ड। अरे हाँ, अरे हाँ, अगला मैंने क्या बोला? जिनको आरबीआई से लोन इजिली मिल जाता है, शेड्यूल्ड। जिनको नहीं मिलता, नॉन शेड्यूल्ड। जिन पर जनता का ट्रस्ट ज्यादा है, शेड्यूल्ड। नहीं है ट्रस्ट तो नॉन शेड्यूल्ड। अरे बोलिए हाँ कि ना? अब जितने भी हमारे देश में है ना, जितने भी हमारे देश में मौजूदा समय में अगर आप देखो, तो मौजूदा समय की स्थिति ये है कि जितने भी हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब होता है सार्वजनिक बैंक, मतलब कि सरकारी बैंक। और ये जो सार्वजनिक बैंक हैं, है ना, सार्वजनिक बैंक हैं, और प्लस है ना जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? निजी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक। ये जो सारे बैंक हैं ना, आज के समय पर जो बड़े बैंक हैं हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, निजी क्षेत्र के बैंक, ये सारे बैंक हमारे आज के टाइम पर है ना, ये एग्जाम्पल माने जाते हैं शेड्यूल्ड बैंक के। ये सभी हैं क्या? शेड्यूल्ड बैंक। ये क्या हैं? ये शेड्यूल्ड बैंक हैं। अरे समझ रहे हैं क्या? अनुसूचित बैंक मतलब बड़े बैंक, जिनका बड़ा नाम है, जो आरबीआई एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, ये कहलाते हैं शेड्यूल्ड बैंक। समझ रहे हैं? जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सार्वजनिक बैंक का मतलब हुआ सरकारी बैंक। और अभी वर्तमान समय में एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो वर्तमान समय में सरकारी बैंकों की संख्या 12 है। कितने हैं? 12। इन्हीं को हम नेशनलाइज्ड बैंक भी कहते हैं, है ना, नेशनलाइज्ड बैंक भी कहते हैं। देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब होता है, या सार्वजनिक बैंक का मतलब होता है कि जिसका स्वामित्व, स्वामित्व मतलब जानते हो ना, ऑनरशिप, है ना, ऐसे बैंक जिनकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास हो। मतलब ऐसे बैंक जिनका सही मायने में जो अधिकारी है वो कौन है? सरकार है ना। ऐसे बैंक जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक। अरे क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक। और ऐसे बैंक, है ना, ऐसे बैंक जिन पर किसका कंट्रोल हो, तो एक तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो 2025 यानी कि वर्तमान समय में ये लगभग 21 हैं। कितने हैं? 21। देखो दोनों डिजिट को पलट दो, 1 2 2 1, 1 2 पब्लिक सेक्टर और 2 1 प्राइवेट सेक्टर। कितना सरल है। सार्वजनिक मतलब सरकारी बैंक कितने हैं? 12। और निजी क्षेत्र के बैंक कितने हैं? 21, है ना। अब पब्लिक सेक्टर बैंक कौन होते हैं? जिन पर कंट्रोल किसका होता है ना, सरकार का। और दूसरी तरफ इन पर कंट्रोल किसका होता है? किसी इंडिविजुअल का। किसी इंडिविजुअल का ये हो सकता है, इंडिविजुअल्स का हो सकता है, या फिर ये ग्रुप का हो सकता है। भाई किसी व्यक्ति का अगर कंट्रोल है या फिर कई व्यक्तियों का समूह है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर के बैंक। जैसे यहां पर एग्जाम्पल में अगर आप देखिए तो यहां पर एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? जैसे एसबीआई है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा जैसे पीएनबी है ना, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन बैंक है ना, इंडियन बैंक है। इसके अलावा कैनरा बैंक है ना, यूको बैंक है, सेंट्रल बैंक हो गया, है ना। ये जो बैंक हमें देखने को मिलते हैं, ये सब क्या हैं? ये हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सरकारी बैंक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, इंडियन ओवरसीज बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें बीओबी आप लिख लो, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा इंडियन बैंक है ना, इंडियन बैंक इंडियन बैंक हो गया। फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया हो गया,
ये सारे जो बैंक हैं ये सब किसका एग्जाम्पल हैं? ये हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। ये सार्वजनिक, ये सरकारी बैंक है। समझ रहे हो? और जो सरकारी बैंक हैं सबसे ज्यादा लोगों को खाते इन्हीं में मिलेंगे। सरकारी बैंक है, क्यों? सरकार का है ना, ट्रस्ट ज्यादा है। देखो निजी क्षेत्र ये भी आता शेड्यूल्ड बैंक में है, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रस्ट लोगों का बढ़ रहा है। भाई पहले निजी क्षेत्र के जो बैंक थे उनका इतना क्रेज नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है उनका भी विश्वास। जैसे आईसीआईसीआई बैंक है ना, एचडीएफसी है। और यहां पर अगर आप एग्जाम्पल देखो तो जैसे एचडीएफसी है ना, एक्सिस बैंक हाँ, जैसे आईडीएफसी है ना, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक है ना, कोटक महिंद्रा कोटक महिंद्रा है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इधर आएगा पब्लिक सेक्टर में, है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इधर आ जाता है पब्लिक सेक्टर में आएगा। तो अगर हम देखें तो ये जो मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूं ये आप समझ पाए ना। शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड मतलब अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों में क्या अंतर है, समझ गए? है ना। अच्छा, शेड्यूल्ड बैंक में कौन आते हैं? जितने बड़े बैंक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, वो किस में आते हैं? शेड्यूल्ड में। क्योंकि बड़े बैंक अपने आप को आरबीआई के एक्ट 1934 में अपने आप को वो रजिस्टर्ड करवाएंगे, क्योंकि उन्हें सुरक्षा मिलती है ना। ऐसे में उन्हें भी तो सिक्योरिटी मिल रही है ना कि कभी अगर इमरजेंसी हो गई या किसी भी तरह की दिक्कत हो गई तो आरबीआई हेल्प तो करेगा अपन को। और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, है ना, नॉन शेड्यूल्ड बैंक का मतलब होता है जो लोकल बैंक है। लोकल बैंक, जो लोकल बैंक्स होते हैं, दो चार लोगों ने शुरू किया है बस अपने आसपास लोगों को इकट्ठा कर कि भैया इनका काम है लोगों को पैसा जमा करना और बदले में इनको इंटरेस्ट वगैरह देना। ये जो लोकल बैंक्स होते हैं जिनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, ये क्या कहलाते हैं? ये आते हैं नॉन शेड्यूल्ड में। ये आ जाते हैं नॉन शेड्यूल्ड में। नॉन शेड्यूल्ड में आ जाते हैं। जैसे अगर आप देखो तो जम्मू कश्मीर बैंक है ना, तो जो जम्मू कश्मीर बैंक है ये बैंक ऐसा है कि जो केवल लोकल क्षेत्र वहीं तक सीमित है। क्या ये पूरे भारत में आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। आपको पूरे भारत में नहीं दिखेगा। समझ रहे हो क्या? जितनी आरआरबीज हैं वो भी इधर भी आ जाती हैं। रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक हैं वो भी इसी का हिस्सा हैं एक तरीके से। तो बैंक के जो दो टाइप होते हैं, दो प्रकार, दोनों में अंतर समझ में आया? अरे दोनों में अंतर समझ में आया क्या? अरे दोनों में अंतर समझ में आया क्या? बिल्कुल आया। अब उसके बाद अगर हम देखें तो जो हम अगली कहानी समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो होगा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। यानी बैंकिंग का इतिहास क्या कहता है ना, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और जो हिस्ट्री है बैंकिंग की वो क्या है? हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, भारत में बैंकिंग का इतिहास। भारत में बैंकिंग का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया कर दिया। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, भारत में बैंकिंग का इतिहास क्या है, क्या एरिया है ना, इस पर हम लोगों को बातचीत यहाँ पर करना है। तो एक बात बताइए, यहाँ तक सब लोगों का जो है ना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है ना? बैंक क्या है, बैंक क्यों जरूरी है और कितने टाइप के बैंक होते हैं, क्लियर? अरे बोलिए क्लियर, है ना? आज के सेशन में इतना काफी था। चैप्टर बड़ा है, बहुत आराम से चलना है ना, अपन को भागना नहीं है। इतने विस्तार से आराम से कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कल हम लोग समझेंगे कि भारत में बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है, हमारे यहाँ पर इतिहास क्या है, कैसे बैंक बने हैं, है ना, और फिर उसके बाद आरबीआई वगैरह पर हम चर्चा करेंगे।
चलिए, तो इस सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि।